Good evening. Good evening to all of you. Kishan Patel, Siddharth Mishra. Good evening, all of you. Sir, I want to ask where I can watch. Where I can watch. What? I can watch. What? Previous recorded sessions. Okay. So I'll inform you. आपको बता दिया जाएगा। पॉलीप्रेप में सारी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, वहां पे आप देख सकती हैं सारे सारे सेशंस को, सारी वीडियोस को, सारी क्लासेस को। ठीक है, सभी चीजें आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अभी हम लोग गुड इवनिंग राजन कनौजिया, गुंजन सोनी एंड आयुष्मान शर्मा, प्रियांशु, राजन कनौजिया, अनमोल जैन। ठीक है, और आप सभी लोग टाइम से अपनी अटेंडेंस शीट मार्क कर रहे हैं। सभी लोग मेक श्योर कि आप सभी लोग अटेंडेंस शीट जरूर फिल करें। ठीक है, ज्योति पटेल, अभय सिंह, ऐश्वर्या, गुंजन, शिवांग, अभिषेक द्विवेदी, सूरज, शालिनी, कुशाग द्विवेदी। गुड इवनिंग कुशाग। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, थोड़े से और लोग कुछ ज्वाइन कर लें। शार्प हम लोग 5:40 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो अंकित राय, गुड इवनिंग। ऋषि मौर्य, अग्नि पांडे, शालिनी तिवारी। ठीक है, सो आज की क्लास में मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का रोड मैप क्या था और हम लोग किस तरीके से आगे अभी बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों का ऑलमोस्ट पांडाज थोड़ा 1 या 2 दिन का और है। पांडाज वाइंड अप करके फिर हम लोग प्रॉपर डेटा प्री प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे, और डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद में हम लोग सीधे एमएल के अपने मॉडल्स को प्रिपेयर करने लगेंगे। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ एक बार नोट पैड पे सारी चीजें फिर से कि कैसे कैसे क्या सीक्वेंस रहेगा, और अभी तक हम लोग कहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आगे फर्दर क्या करने की भी नीड है। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, क्वेश्चंस कर रहे हैं। ज्यादा लोग तो नहीं कर रहे हैं, 1 ही 2 लोग कर रहे हैं, ये भी ठीक है। शालिनी तिवारी सर, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चंस बेटा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेट पे डालिए पांडास के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस डेटा सेट कैगल से उठा सकते हैं। अभी मैं आपको सीएसवी फाइल्स का बताऊंगा। अभी आपको नॉर्मल डेटा फ्रेम को बनाना सीखना है। दूसरी चीज आपको वेट करनी है, आपको बनाना है नमपाई और मैटप्लॉटलिब की चीजें आप खुद से प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी हार्डली 2 क्लासेस होंगी, आज की और एक कल की क्लास, इससे जिसमें कि हम लोग पांडास को वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद से आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग होगा। मैं लिख देता हूँ सारी चीजें किस सीक्वेंस में रहने वाली है, क्या कैसे करेंगे हम लोग, और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फिर हर एक एल्गोरिदम पे एक एक मॉडल, एटलीस्ट एक एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे हर एक मॉडल पे, छोटा छोटा सा। और अगर आप लोग चाहोगे किसी को कॉलेज में आपको, अगर गुड इवनिंग निरंजन, गुड इवनिंग, लेट क्यों हो निरंजन आप आज? वाई आर यू लेट टुडे निरंजन? अच्छा, टाइम पर थे, फिर चले गए वापस। देखो सीक्वेंस में बेटा आपको लिख देता हूं एक बार फिर से। देखिए, सबसे पहले क्या किया था कि हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी थी कि एमएल और वो सारी चीजें क्या होती है। इन सब के बाद में सर कॉलेज का प्रोजेक्ट का, हाँ मैं आपके कॉलेज का प्रोजेक्ट का बता रहा हूँ, वही वही एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान से देखो पहले, बेसिक चीजें हम लोगों ने नमपाई कर ली है। ठीक है, नमपाई कर चुके हैं, एन यू
MPy नमपाई कर चुके हैं। पांडास हम लोगों का चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग वाइंड अप कर देंगे पांडास को, और पांडास के बाद में मैट प्लॉट लिब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मैट प्लॉट लिब, मैट प्लॉट लिब कर चुके हैं। नमपाई, पांडास, मैट प्लॉट लिब, ये इन तीनों चीजों को करने के बाद में नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे डेटा की प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? आप क्या करेंगे कि डेटा को क्लीन करेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा को कैलकुलेट करेंगे, जो जो आपके लिए रिक्वायर्ड डेटा है वो आपको फेच करना है, बाकी जितने भी और आउटलायर्स हैं, एरर्स हैं, उन सबको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में मेनली आप पूरा यूज कर रहे होंगे पांडास को, पूरा का पूरा पांडास आप यूज कर रहे होंगे। ये आप खुद देखेंगे कि कैसे पांडास को हम लोग यूज करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग में। डेटा को बेसिकली जो ईटीएल की चीजें होती है ना, ईटीएल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और डेटा को लोड करना, इसके लिए आप पूरा पांडास को ही यूज करेंगे, ठीक है। पांडास के डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद में हम लोग प्रॉपर अपनी एल्गोरिथम्स पे आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी लर्निंग है वो होती है सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग सबसे पहले हमें करनी है। सुपरवाइज लर्निंग में कुछ मैं अगर आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स, तो जैसे कि लीनियर रिग्रेशन करना है हम सबको, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स करनी है हमें, ठीक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है, आप लोगों ने सुना होगा एसवीएम। क्या बोलते हैं बेटा? एसवीएम। एसवीएम एल्गोरिथम में सपोर्ट वेक्टर मशीन बोलते हैं इसे, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम्स हो गए, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स भी है इसमें, हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स भी करेंगे, ठीक है। कुछ मैं लिख दे रहा हूं। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग सभी के लिए, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग हर किसी में एक एक क्या कर रहे होंगे, एक एक आप एक एक मॉडल बना के और उसका एक एक छोटा छोटा सा प्रोसेस में कि मॉडल आपका ट्रेन होगा। अच्छा होता क्या है कि जब आप डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं ना, तो इसके बाद डेटा की प्री प्रोसेसिंग के बाद में आप मॉडल ट्रेन करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक मॉडल को ट्रेन करेंगे, देन मॉडल को आपको स्प्लिट करना होता है, मॉडल को स्प्लिट आपको ट्रेन करना है और मॉडल को टेस्ट करना है, सॉरी, ट्रेन एंड टेस्ट। तो दो चीजें हमें अपने मॉडल को करनी होती हैं। ट्रेनिंग के लिए होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक डेटा है जिसमें कि 100 यूजर्स हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि इनपुट के साथ में आउटपुट भी आपके पास में होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इनपुट के साथ में आउटपुट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास में 80% डेटा है उसको हम लोग ट्रेनिंग में यूज कर लेंगे, ठीक है, और अपने मॉडल को ट्रेन कर देंगे कि इसके बेसिस पे तुम प्रेडिक्ट करो, बताओ कि क्या होने वाला है। अब जैसे कि तुमको एक तो मैंने बताया था कि कॉलेज में अगर किसी को प्रोजेक्ट चाहिए तो एक अभी छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं बता देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप अपने ब्लड की सैंपल की रिपोर्ट डालेंगे और आप देख सकते हैं कि आपके कितने % चांसेस हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है, या फिर आपको कोई पार्किंसन डिजीज हो सकती है, या फिर आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है। इन 3 डिजीज को एक में एक ही मॉडल में ट्रेन करके बनाया गया है। तो उसको मैं आप लोगों को अगर रिक्वायर होगा तो मैं वो आपको फाइनली प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सबका डेटाबेस मेरे पास में है और प्रॉपर वर्किंग है, अभी मैंने आज ही से कंप्लीट किया था। तो अगर किसी को रिक्वायर्ड होगी या फाइनल में हम लोग उसी तरीके का कोई दूसरा एक बनाएंगे किसी और चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें बनाएंगे, या फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का बनाना है, जैसे कि मैंने एक अभी मॉडल बनाया था जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है कि आप जैसे ही उस मॉडल को आप रन करेंगे, एसवीएम उस पर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जहां पे आपको इमेज की जरूरत आ जाए, इमेज आपको अगर कहीं पर भी इमेज की जरूरत है कि जैसे कि आपने सुना होगा फेस मास्क डिटेक्शन, ह्यूमन को डिटेक्ट करना,
या फिर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इन सारी चीजों में हम लोग ओपन सीवी एल्गोरिदम का यूज करते हैं। और ओपन सीवी के बाद में एक उसका एडवांस वर्जन होता है मोबाइल नेट, उसे यूज करते हैं। तो अगर आप ओपन सीवी में आप दिखाएंगे तो वो ऐसे बता देगा, अगर आप जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कि दिखाएंगे तो बता देगा कि इट इज अ रिमोट, ठीक है। अगर आप दिखाएंगे तो बोल देगा कि ये एक सेल फोन है। अगर आप कुछ भी दिखाएंगे, ये माउस दिखाएंगे तो माउस बता देगा। तो उसमें टोटल अभी 91 चीजें उस पर ऐड करी गई हैं, तो उन 91 चीजों को डिटेक्ट कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो इस पर अभी हम लोगों ने ऐड नहीं करी है। सो ये सारे मॉडल्स हम लोग बनाने वाले हैं। इसलिए अब अब की क्लास से कोई भी क्लास अगर मिस करेगा तो उसको बेटा थोड़ा सा लॉस होगा। अभी आपको हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। प्रियांशु वर्मा सर, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन में तो बताएंगे, ठीक है। अभी हमने नमपाई पांडास मैटप्लॉटलिब तो मैटप्लॉटलिब कर लिया है। पांडास अप्रॉक्स आपका 70% कंप्लीट है। और उसके बाद में डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये मैं हम लोग स्टार्ट करेंगे। मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको मॉडल की ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास में 100 सी बॉन्ड अभी हमने नहीं किया है, अगर नीड होगी तो हम लोग गौरव करेंगे, ठीक है। सी बॉन्ड को प्रोजेक्ट में हो सकता है कि किसी एल्गोरिदम पे बहुत से एल्गोरिदम्स हैं, तो किसी एल्गोरिदम के लिए हमें उसके मॉडल का डेटा डिपिक्ट करने के लिए अगर सी बॉन्ड की जरूरत होगी तो हम लोग सी बॉन्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सी बॉन्ड अगर फिर से भी पढ़ने जाएंगे तो टाइम टेकिंग है। इससे अच्छा है कि हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स में आए, हर एल्गोरिदम का एक एक मॉडल बना के देखें तो ज्यादा अच्छा है। लर्निंग बेटर वहीं से होगी, ठीक है। तो नो, सत्येंद्र अभी पांडास कंप्लीटेड नहीं है। पांडास के भी एटलीस्ट मिनिमम 2 क्लासेस की और जरूरत है, वैसे तो 3 क्लासेस की भी जरूरत है, ठीक है। लेकिन देखते हैं, अभी एटलीस्ट मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो 3 क्लासेस की भी जरूरत है। और लेकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कल फ्राइडे तक इसे माइंड अप कर ले। और ताकि सैटरडे संडे जनरली आपकी क्लास ऑफ रहती है, तो अगर हम लोग मंडे से मिले तो डेटा प्री प्रोसेसिंग पे हम लोग वर्क कर सकें, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब कि उसी किसी अपने डेटा को हम लोग क्लीन करना सीखेंगे। उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से कॉलम को ऐड करेंगे, अपने जरूरत के हिसाब से डेटा को फिल करेंगे, मीन निकालेंगे, हर चीज को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके हम। सो मॉडल को ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग, ये सारी चीजें हमें हम लोग डिस्कस करने वाले करेंगे। अभी हम लोग पांडास पे आ जाते हैं। पांडास जो भी जितना हुआ है उसे कंप्लीट करते हैं आगे, ठीक है, फटाफट करते हैं। और हाँ, तो मैं आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग का बता रहा था, 80% या 70% का रेशियो रहेगा। हम लोग जनरली 80% पे करेंगे। 80% डेटा यूज करेंगे ट्रेनिंग पे। 20% जो डेटा है, मान लीजिए 100 रोज है तो उसकी 80 रोज हमने यूज कर दी ट्रेनिंग के लिए उसमें से, ठीक है। और जो 20% आपका डेटा होगा वो हम लोग टेस्टिंग पे करेंगे, ताकि हमें पता भी चले कि जो हमारा मॉडल है वो कितना एक्यूरेट चीजों को प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रखने वाले हैं। और देन आपकी एल्गोरिथम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं अपने पुराने जुपिटर नोटबुक को। कहाँ से ओपन करते हैं, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं भाई। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके डी ड्राइव में जाना है। डी ड्राइव में आके अब आपको जाना है IA IP_ML, ठीक है भाई। IA IP_ML पे आ गए। CD IAIAIP_ML, यहाँ पे ओपन कर देते हैं जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जुपिटर नोटबुक को ओपन कर देते हैं। चलो भाई।
तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था भाई, मर्जिंग कर ली थी, मर्जिंग हो गई थी ना। लास्ट टॉपिक डिलीट कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम, वो तो डिलीट तो हम लोगों ने कर लिया था कल। उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ मर्जिंग और कॉन्कैटिनेट, शायद मैं आपको बताने जा रहा था कि डेटा को कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं। देखो देख के जाओ भाई फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना कॉन्कैटिनेट करने के लिए डेटा को। मैंने बताया कि कॉन्कैटिनेट कैसे करेगा, डायरेक्ट ऐसे किसी में कोई चीज ऐड कर देना, जैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं ना, सेम वही तरीका है आपको कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, जैसे आप लोग लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना होता है, क्या लिखना होता है भाई, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ये क्लियर है सभी को, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। अब देखो कॉन्कैटिनेट करके मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए D1, एक मैं डेटा फ्रेम बनाता हूं, D1 पीडी डॉट डेटा, FRAM फ्रेम। ठीक है, अंदर आते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसपे कि लिख देते हैं ए कोलन लगा के 1, 2, 3, 4, देन बी 11, 12, 13, 14। ठीक है, 11, 12, 13, 14, डिक्शनरी को क्लोज और इसको क्लोज। ठीक है, हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है जिसमें ए नाम का कॉलम है जिसमें 1, 2, 3, 4 उसकी वैल्यू है। बी नाम का एक दूसरा कॉलम है जिसकी 11, 12, 13 और 14 ये अलग चार वैल्यूज है। ठीक है, ये लेने के बाद में नीचे आते हैं, एक दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, दूसरा एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं जिसमें कि वैल्यूज में ए और इसमें इंडेक्सिंग में 5 कर देता हूं, और यहाँ पे बी की वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आए। 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। अब देखो कॉन्कैटिनेट करेंगे कैसे, आपको लिखना है पीडी डॉट कॉनकैट, कॉनकैट CONCAT, एग्जैक्ट आपको यही लिखना है। पैरेंथेसिस लगाने हैं, पैरेंथेसिस लगा के अंदर आना है, और आपको यहाँ पे वो दो डेटा फ्रेम पास कर देने हैं जिनको आप कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे हैं, D1 D2। इन दोनों को आप कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे थे, बोलिए भाई। D1 और D2 को ही कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे थे कि किसी और को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहे थे? आपने दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट करने के बाद वैल्यूज आपको कैसी दिखेंगी, ध्यान से देखिए। जो अभी आप मर्जिंग देख रहे थे तो उसमें क्या था कि ए और बी को मर्ज कर दे रहा था, उनके कॉमन डेटा के बेसिस पे नहीं था, तो फिर हाउ दे के आप लेफ्ट राइट आउटर ये सारी चीजें लिख रहे थे। बट यहाँ पे ये सारी फंक्शनैलिटीज आप नहीं लिखेंगे, ये चीजें आप नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं आप, ए बी, उसके बाद में देखो 0, 1, 2, 3, और फिर नीचे से इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 है। तो पहले वाला डेटा फ्रेम जो है वो ऊपर है, इस 3 से लेके ऊपर तक का जो डेटा है वो पहले डेटा फ्रेम का है, और इस 0, 3 से लेके जो नीचे वाला है वो दूसरे वाले डेटा फ्रेम का डेटा है। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर आपको डेटा ये दिख रहा है तो यहाँ पे आपने क्या बना रखा है, 1, 2, 3, 4, देखो 1, 2, 3, 4, और जो दूसरा ए है दूसरे डेटा फ्रेम का उसका डेटा भी नीचे है, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, तो दो डेटा फ्रेम है, दो डेटा फ्रेम को आपने एक साथ कॉलम के हिसाब से कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट करना आपने देख लिया, क्लियर है, क्लियर है भाई। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सेस। अगर आप कोई एक्सेस मेंशन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी एक्सेस 0 होगी। एक्सेस लिखेंगे कहां पर, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। कॉन्कैटिनेट टू डेटा फ्रेम्स। ठीक है, अब देखो भाई,
सेम सेम दोनों वही क्वेश्चन वही क्वेरी हमने वही लिखा है हमने, ठीक है। पांडास की, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि ये चीजें नीचे वर्टिकली कॉन्केटिनेट ना हो, ठीक है, एक के साथ एक ऐसे जुड़े हैं, ये अभी ऐसे ऐसे जुड़ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे ऐड हो जाए, ऐसे आगे कॉन्केटिनेट हो जाए। तो यहाँ पे आप एक्सिस देते हैं, देखो अगर मैं लिख देता हूं ए एक्स आई एस एक्सिस इक्वल्स टू 1, मैंने क्या लिख दिया, एक्सिस इक्वल्स टू 1, तो मेरा आउटपुट किस तरीके से आएगा, इसी सेम क्वेश्चन में देखिए आपका आउटपुट दिख रहा है ए बी और ए और बी, ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में 11 थी वैल्यू, ठीक है, 2 12 3 13, और दूसरे वाला जो डेटा फ्रेम है उसका डेटा पूरा का पूरा एज इट इज आ रहा है, जबकि वहां पे क्या था, वहां पे एन इस तरीके से आता था जब डेटा मर्ज नहीं हो रहा था, ठीक है, जब कॉमन डेटा था तभी मर्ज होता था, अदरवाइज अनकॉमन डेटा वहां पे मर्ज नहीं हो रहा था, ये आपने देखा था कल, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखो, अभी तो हम लोग सेम तरीके का डेटा लेके चल रहे हैं, दोनों में जितनी रोज हैं और दोनों में सेम रोज हैं, अगर दोनों में 4 रोज हैं, पहले डेटा फ्रेम में भी 4 रोज हैं, दूसरे डेटा फ्रेम में भी मेरी 4 रोज हैं, अब अगर इन दोनों में अलग अलग रोज हैं, रोज जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे, इसको देखो भाई, हो सकता है कि किसी में 2 रोज हो और दूसरे वाले डेटा फ्रेम में 4 रोज हो, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सेम क्वेरी है, ठीक है, अब यहां पे देखिए कि मुझे क्या करना है, 2 ही रोज रखता हूं, दूसरे वाले डेटा फ्रेम में केवल 2 रोज रखते हैं, ठीक है, बाकी चीजों को हटा देते हैं इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है भाई। ए में 1 2 3 4 है, जो पहला डेटा फ्रेम है D1, इसमें 1 2 3 4, जो दूसरा डेटा फ्रेम है D2, इसमें क्या है 1 और 2, केवल 2 रोज है ए कॉलम पे, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, आपने एक्सिस को तो 1 दे दिया, तो एक्सिस को 1 दे दिया है, तब तो ठीक है, अगर आप एक्सिस 1 नहीं देंगे तो क्या आउटपुट आएगा आप जानते हैं, एक्सिस को 1 नहीं दे रहा तो क्या आ रहा है, बेसिक्स आ रहा है, ये तो आपको पता ही है किस तरीके से कॉन्केटिनेट हो गया, लेकिन अगर एक्सिस 1 है फिर कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है, अगर एक्सिस 1 है, अभी एक्सिस 1 पे अगर एक्सिस नहीं है 1, तो हमने क्या लिखा है 0 1 2 3, पहले डेटा फ्रेम का डेटा, फिर उसके नीचे जो सेकंड दूसरा डेटा फ्रेम था उसका डेटा आ गया, देखो 0 और 1 ये आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो अगर यहाँ पे एक्सिस 1 है, फिर देखो कैसे दिखेगा, ए एक्स आई एस एक्सिस इक्वल टू 1, कॉमा के साथ में मैं आपको एक चीज देता हूं, यहाँ पे ज्वाइन पे पास कर देते हैं आउटर, ठीक है भाई, OUTER, क्लियर है। आउटर जैसे ही मैंने यहाँ पे पास किया है, अब 2 मैं दिखाऊंगा, एक आपको आउटर और इसके साथ ही साथ एक दूसरी फंक्शनलिटी इनर दिखाऊंगा, ठीक है, ये दोनों कैसे काम करेंगे। अभी मैंने जब इसमें आउटर दिया है तो इसकी मजबूरी है कि दोनों डेटा फ्रेम के डेटा को इंक्लूड करेगा, ठीक है, उतनी रोज तक लेके जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भैया इंडेक्स नंबर 2 या फिर रो नंबर 3, इंडेक्स नंबर 2 या फिर रो नंबर 3 में दूसरे डेटा फ्रेम में कोई डेटा नहीं है, NaN दोनों जगह पे आ रहा है, ये क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया भाई। अगर हम लोगों को अनइवन रोज है, ठीक है, रोज जो है अगर वो सेम नहीं है तो मर्जिंग कैसे होगी, तो कॉन्केटनेट कैसे किया जाएगा डेटा को, ये चीज आपने देखा है। अब देखिए आउटर की जगह पे अगर मैं लिख देता हूं इनर, INNER, ठीक है, इनर लिखने पे क्या आएगा, कॉमन डेटा आएगा दोनों डेटा फ्रेम में से, आप कॉन्केटनेट कर रहे हैं, एक्सिस इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और एक्सिस इक्वल्स टू 1 देने में आपने चीज और दे रखी है कि ज्वाइन पे आपने बता दिया है कि इनर, इनर मतलब कि दोनों में से जो कॉमन है वही केवल आपका कॉन्केटिनेट हो, मर्ज ना हो, मर्ज वाली चीज अलग थी, कॉन्केटिनेट की बात कर रहा है, ठीक है, किसी को डाउट है इस पे, इतने में किसी को डाउट है,
आउटर वाले में डाउट है, बोलो भाई आउटर वाले में क्या डाउट है, बोलिए, बोलो भाई गौरव। बेटा एनएएन इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरा वाला जो डेटा फ्रेम है इसमें रो नंबर देखो 1 और 2, इसका डेटा तो है लेकिन 3 और 4 का कोई डेटा है नहीं, और आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं वो भी एक्सेस इक्वल्स टू 1 लेके, मतलब कि आप पूरा ऐसे वर्टिकली उसको चिपका रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे और ऐसे आके चिपका रहे हैं, तो नीचे कुछ तो शो करेगा ना यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, इट इज नॉट अ नंबर, ठीक है, NaN वैल्यू शो कर रहा है, जहां पे उसके बाद शो करने के लिए कुछ नहीं, वहां पे जनरली आप ये समझ लो, बस आप ये समझ लो NaN दिखाएगा, बस इतना समझो, जहां पे कोई डेटा नहीं वहां पे NaN शो कर देगा, ठीक है। अब बीच में इसमें केवल 2 ही रोज थी, डेटा फ्रेम टू पे, और डेटा फ्रेम जो 1 है उसमें 4 रोज थी, तो इनको कैसे कॉन्केटरेट करें अगर आप वर्टिकली कॉन्केटरेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्लियर है, आप लोग आई होप कि नोट्स बना रहे होंगे, मुझे कॉपी करने की नीड नहीं है, या है? नीड है, चलो भाई कर देते हैं। आप लोगों में से किसी ने कभी कोई दूसरा और कोई मॉडल बनाया हुआ है? किसी ने कोई मॉडल बनाया है, कोई मॉडल ट्रेन किया है बेटा? किसी ने किया है? नो 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 नो, कभी नहीं किया? सच्ची? मतलब पहली बार सीख रहे हो क्या तुम लोग सच में? पहली बार सीख रहे हो तो अच्छे से अपने नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्स बहुत काम आते हैं हमेशा के लिए, याद रखना। नोट्स मत गुम कराना बस। फर्स्ट टाइम है सर, पहली बार है। किसी ने कोई मॉडल नहीं बनाया क्या यार? किसने बनाया हुआ है? गौरव ने बनाया हुआ है, और भाई कोई है? नहीं नहीं नहीं, और कोई किसी ने नहीं बनाया। चलो, यस सर, मैंने सेंटीमेंटल एनालिसिस पे बनाया है प्रोजेक्ट, सेंटीमेंटल एनालिसिस। किसके ऊपर कर रहे हो भाई ये तुम एनालिसिस सेंटीमेंटल, और डेटा कहाँ से ला रहे हो इन सबका? पागल होगा। चलो, जस्ट किडिंग यार, हाँ जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। ठीक है, अब देखो, फेस डिटेक्शन डोर अनलॉक बनाया था, बनाया था कि चीटिंग करी थी, ये बता देना, ठीक है। ठीक है चलो देखो भाई, कंट्रोल सी। अब मैं आपको बताता हूं इसी डेटा फ्रेम में आप कीज कैसे लगाएंगे, ठीक है। की कैसे लगाएंगे इसको देखना, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको की का, ज्यादा की जरूरत नहीं है, आपके लिए होशियार लोग हैं, ठीक है। देखो, की पैरामीटर आप कैसे यूज करेंगे, की, PARAMETR, की पैरामीटर्स इन पांडास, ठीक है भाई। तो की पैरामीटर आप लोग पांडास में कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले
ये बेसिक चीज तो इम्पोर्ट ठीक है कि इम्पोर्ट पांडास एज पीडी लिख लिया, D1 इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम ए 1 2 3 4 बी 11 12 13 14, D2 जो है इसमें ए में और बी इस तरीके से आपने डेटा ले रखा है। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से इसे कॉमन कर देता हूँ। देखिए 1 है, 2 है, कॉमा 3 है और 4 है, ये चीजें कर दी। अब यहाँ पे बी की जगह पे आप बी लिखना तो सीख गए। बी की केस में किस तरीके से आएगा, ए बी ए और बी इस तरीके से आएगा। आपने देख लिया, अगर एक्सिस इक्वल टू लिखा हुआ है, अगर एक्सिस इक्वल टू लिखा हुआ है 1। अब मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि दो डेटा फ्रेम में एक ही कॉलम जो है वो कॉमन है, दूसरा कॉलम कॉमन नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसका कॉलम का नाम मान लीजिए सी है। और ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि हर कॉलम का नेम आपकी रिक्वायरमेंट पे थोड़ी डिपेंड करेगा। वो तो वैसे जैसा है वो डेटा वैसे भी काम करना पड़ेगा भाई। अगर वैसे ही डेटा पे आपको काम करना है तो देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए कि एक तीसरा मेरे पास में कॉलम है जिसका नेम सी है और वैल्यू है 21 22 कॉमा 23 कॉमा 24। ठीक है, आपके पास में जो वैल्यूज है 21 22 23 24, ये आपके पास में वैल्यूज है। पहला डेटा फ्रेम बना लिया आपने, दूसरा डेटा फ्रेम आपने बना लिया है। अब देखिए कि यहां पे किस तरीके से कीज वाले पैरामीटर काम करेंगे। देखिए ज्वाइन वगैरह की कोई जरूरत है नहीं, हट से हटा दीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं केवल कीज, KEYS। ठीक है, कीज इक्वल्स टू, नहीं जनरली यहाँ पे दो ही है जिसमें कि आप इनर को एक में देखो, कॉन्कैटिनेट में या तो दोनों को आ जाए और या तो टोटल आ जाए, तो यही है केवल। ठीक है बेटा, भी इनर है और आउटर है। ठीक है, अब देखो देखिए कीज में हमने यहाँ पे पास कर दिया है। पहली की मैं दे देता हूं, मान लो मेरी है D1। D1 मान लो मैंने की दे दी, ठीक है भाई, कॉमा दूसरी की मैंने दे दी D2। ठीक है, ये दोनों की दे दी। अब देखना कि डेटा दिखेगा कैसा, डेटा दिखेगा कैसा। ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता था, अभी तक आपको कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि भाई ये जो ए और बी है ये किस डेटा फ्रेम का है, ये ए और बी ये किस डेटा फ्रेम का है। आप समझ पा रहे हैं क्या, नहीं समझ पा रहे हैं। बस ए और बी लिखा है क्योंकि आपने कोड बनाया है, तो आपको पता है कि पहला डेटा फ्रेम आ रहा, बाद में दूसरा डेटा फ्रेम आ रहा। लेकिन जब आप कीज लिख देंगे, की को मेंशन कर देंगे, यहाँ पे जो भी नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब मैंने कीज लिख दी, कीज लिख के एंटर कर दिया। अब देखिए आपको बता रहा है कि जो ये वाला डेटा फ्रेम है, ये D1 डेटा फ्रेम, आप जो भी नाम दे देंगे वो आएगा। तो D1 के साथ में पहले जो D1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, D1 रिप्रेजेंट कर रहा है उस डेटा फ्रेम को जो पहले कॉन्केटनेट हो रहा है, और D2 रिप्रेजेंट करेगा उस डेटा फ्रेम को जो बाद में कॉन्केटनेट होगा। ठीक है, D1 रिप्रेजेंट करेगा उस डेटा फ्रेम को जो पहले कॉन्कैटिनेट होगा, D2 रिप्रेजेंट करेगा उस डेटा फ्रेम को जो बाद में कॉन्कैटिनेट होगा। ये क्लियर है सभी को, ये D1 और D2 का क्लियर है। ठीक है, तो ये जो मैंने D1 दिया, देखिए D1 किसको दिखा रहा है, A और B को, D2 किसको दिखा रहा है, A और C को। अगर आप C ना दिखाएं तो आपको पता है कि B लिखकर ही आ जाएगा। ये आपको पता है कि नहीं कि बी ही आ जाएगा, क्योंकि तो कॉन्कैटिनेट में चारों कॉलम आ रहे हैं, ए बी, ए और बी। ठीक है, हाँ आप बिल्कुल यूज कर सकती हैं। ठीक है, कीज कहाँ पे यूज कर रहा है कि कीज दिखा रहा है कि कौन सी चीज के कहाँ पे आ रही है। ठीक है, कॉन्कैटिनेट में आप कैसे यूज करेंगे कीज को, क्योंकि कीज में डेटा अलग अलग, जब आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो डेटा सेपरेट है, डेटा अलग है आपस में। मानवी डेटा मर्ज, देखो जब बेटा हम लोग मर्ज कर रहे थे तो डेटा आपस में मर्ज हो रहा था, वहां पे कीज यूज नहीं हो पाएंगी, लेकिन यहाँ पे यूज होगी क्योंकि कॉन्कैटिनेट में डेटा सेपरेट है। लेकिन हमें दिख नहीं रहा कि कहां से किसका डेटा स्टार्ट है, कोई यूजर नहीं जान पाएगा। जब यूजर नहीं जान पाएगा कि कहां पे किसका डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए कीज लगाई जाती है। अगर यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं कीज को हटा दूं, एक्सिस को अगर हटा दूं, डेटा कैसे दिखेगा, डेटा सेपरेट उस पे भी है, बिना एक्सिस के भी डेटा सेपरेट है। देखो अब देखिए यहाँ पे सी की जगह पे पहले मैं बी करता हूं। अब देखो, देखो भाई यहाँ पे किस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो रहा डेटा, दिख रहा है।
ए और बी दोनों में, ए और बी नाम के दोनों में डेटा फ्रेम में कॉलम थे। अब देखिए कि 0 1 2 3 ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग करता है। आप चाहे तो यहाँ पे इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, कॉमा करके अगर आप इंडेक्स दे देंगे, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। जो 0 1 2 3 आ रही है, आप एबीसीडी लिख सकते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चीज जबरदस्ती वाली नहीं है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे ए लिखा है, दूसरी चीज बी, तो ये दोनों कॉलम थे, दोनों में चूंकि सेम कॉलम थे, दोनों डेटा फ्रेम में ए और बी नाम से ही कॉलम था, तो आपने दोनों डेटा फ्रेम के कॉलम लिख दिए। अब D1 इक्वल्स टू क्या लिखा, 1 के साथ में 11, ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब देखो D1 की है तो पहले ऊपर वाला डेटा फ्रेम का डेटा है, और जहां से दूसरी वाला डेटा फ्रेम का डेटा है वहीं पर D2 लिखा हुआ है, दिख रहा भाई। जहां से दूसरे वाले डेटा फ्रेम का डेटा स्टार्ट हो रहा है वहीं पे D2 लिखा हुआ है, तो D2 से दूसरा डेटा फ्रेम है, इसके ऊपर पहला डेटा फ्रेम है। ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे दो ऐसे डेटा फ्रेम को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं जिनका डेटा कॉमन है ही नहीं, जिनमें कॉलम कॉमन नहीं है। एक का कॉलम है सी और दूसरा जो कॉलम है यहाँ पे है, इसका कॉलम है डी। सी और डी ये दो कॉलम है। अब देखो भाई क्या आएगा, देखो, क्योंकि आपने एक्सिस इक्वल्स टू 1 नहीं लिखा, तो वो क्या करेगा, जाएगा तो नीचे ही, जाएगा तो नीचे ही, लेकिन कॉलम नेम डिफरेंट है तो अपना एक अलग कॉलम लेके आएगा, उसी कॉलम पे चीजें नहीं मर्ज करेगा। अब देखिए ए बी सी और डी ये चीजें बना दी। अब D1 जो कॉलम है, D1 जो की है, D1 की क्या कर रही है, पहले वाले डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो पहले वाले डेटा फ्रेम में सी और डी नाम का कॉलम था ही नहीं, तो ये सी और डी नाम का कॉलम किसके लिए बना है, नीचे वाले डेटा फ्रेम के लिए। और उसमें देखो नीचे वाले डेटा फ्रेम में यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, नीचे वाले डेटा फ्रेम में इस पे सी और डी पे वैल्यू है। इसी तरीके से नीचे वाले डेटा फ्रेम में ए और बी नाम का कॉलम नहीं था, तो उस पे NaN लिख के आ रहा है, ठीक है भाई। ये चीज क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे मैं सी की जगह पे ए लिख देता हूं, ठीक है, तो बताओ कैसा आएगा। ए पे क्लियर है, क्योंकि कॉलम सेम है, ए वाला कॉलम सेम है, तो ए में तो डेटा आ रहा है ऊपर से नीचे तक, लेकिन बी वाला कॉलम जो है वो सी पे, नीचे वाले डेटा फ्रेम पे नहीं है, और जो डी वाला कॉलम है वो ऊपर वाले डेटा फ्रेम पे नहीं है। इसी वजह से चीजें ऊपर यहाँ पे NaN आपको उसके रिस्पेक्टेड प्लेस में, वैकेंट प्लेस में NaN शो कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई भाई। बोलो भैया, फटाफट कर लो, फटाफट, एकदम से, ठीक है। क्लियर है। चारों अलग वेरिएबल कर दीजिए, कर तो दिया था माध्यमी भी, मैंने कर दिया था, चारों के चारों अलग कर दिए थे। ए बी ए सी ये था, देखो यहाँ पे डी करके किया था, यहाँ पे सी लिख दिया था ना अभी, चारों अलग कर दिए थे। ये देखो चारों अलग कर दिए, ए बी सी डी बन गया, देखो चारों अलग कर देंगे तो कैसा दिख रहा है, देखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे पांडास में, ग्रुप बाई कैसे यूज करेंगे पांडास के अंदर, ठीक है। इक्वल के तरीके ही पांडास है, जैसे माइस इक्वल किया है ना आप लोगों ने, तो सेम उसी तरीके से आप मान लीजिए वहां पर भी ग्रुप बाई यूज करते हैं, किया है ग्रुप बाई यूज माइस इक्वल में, सेम उसी तरीके से आपको ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुप ग्रुप बाई इन पांडास, ठीक है भाई, ग्रुप बाई इन पांडास, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वही चीज लिखनी है जो हर जगह आप लिख ही रहे हैं, ठीक है। और फिर से लिखने का क्या ही मतलब है, चलो लिख ही देते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एज टीडी, नीचे आ जाते हैं VAR या फिर डी, डी इक्वल टू, ठीक है, डी इक्वल टू क्या लिख देते हैं, डेटा फ्रेम, डी इक्वल टू मतलब डेटा फ्रेम, ठीक है, PD डॉट DATAFRAME डेटा फ्रेम, ठीक है।
आप अंदर जाइए। अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे डेटा की ग्रुपिंग करेंगे, ध्यान से देखना। ग्रुपिंग करने के लिए आप जो भी डेटा फ्रेम में डेटा दे रहे हैं उन्हीं में से ग्रुपिंग कैसे कर देंगे, उसी में से सीक्वल में ग्रुपिंग करते थे कि मान लीजिए कि आपके पास में एम्प्लॉय की टेबल है भाई, ध्यान से सुनना। मान लो कि एम्प्लॉय की टेबल है, आप सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं और सॉफ्टवेयर में अगर आपकी एचआर ने बोला कि अपने किसी असिस्टेंट से कि मुझे उन लोगों का डेटा दिख दीजिए जो कानपुर के रहने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, कानपुर के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देगा। ठीक है कि जितने लोग कानपुर के हो उनका डेटा अलग दिख जाए। या फिर एचआर से मैनेजर ने बोला कि आप मुझे वो डेटा दिखाइए जो अलग अलग हर इंडिविजुअल शहर के हिसाब से आप मुझे ग्रुपिंग करके दिखा दीजिए कि कानपुर के कितने लोग हैं, लखनऊ के कितने लोग हैं, मेरठ के कितने लोग हैं, गोरखपुर के कितने लोग हैं। तो हो सकता है कि कहीं से 3 लोग हो, कहीं से 4 लोग हो, कहीं से 5 लोग हो। तो मुझे इंडिविजुअल हर शहर के हिसाब से आप ग्रुपिंग करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास में जो एक टेबल होगी उसमें एक शहर नाम का भी आपका कॉलम होगा कि जिसमें सिटी लिखा होगा, जहां पे सिटी लिखा होगा। और बस सिटी वाले में क्या होगा कि चीजें रिपीट हो रही होंगी, कानपुर सुब्रत त्रिपाठी, कानपुर निरंजन, कानपुर रोहित मौर्य, कानपुर गौरव, कानपुर, ऐसे करके कई सारी चीजें हो रही है। ठीक है, सूरत कहने सर मैं काका देव, काडा देव नहीं काका देव यार कानपुर में सिलेक्ट, हाँ ठीक है। गोरखपुर, अरे चलो ठीक है भाई, निरंजन जहां से भी हो, ठीक है, गोरखपुर ही सही, डिस्टिंक्ट करके काउंट करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, क्या किया, डी इक्वल टू लिखा पीडी डॉट डेटा फ्रेम। सो उसी तरीके की चीजें यहां पे भी करनी है भाई, सेम तरीके की चीजें करनी है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो कि एक मैंने कॉलम बनाया यहाँ पे NAME, नेम नाम का एक कॉलम बनाते हैं। ठीक है, जिसपे वैल्यूज में दे देता हूँ A, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D। ठीक है भाई, एक तो ये वैल्यू दे दी ABCD, फिर कॉमा देके फिर मैं रिपीट करता हूँ A, कॉमा B, कॉमा, ये मान लीजिए शहर है। ठीक है, ये कोई ए से कोई शहर है, बी से कोई शहर है, सी से कोई शहर है, डी से फिर से ए से कोई हो सकता है, फिर से बी से कोई हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, सी, ठीक है, ये इतना डेटा हमने दे दिया। ठीक है, अब देखो ये देख लेने के बाद में आपने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमा लगा के बंद कर दिया। अब देखो भाई क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में मैं एक डेटा देता हूं S1। ठीक है, तो S1 को क्या कर देते हैं, S1 कोलन लगाते हैं और S1 का डेटा दे देता हूं मान लीजिए 12 और 13, 14, 13, 14, then again 12, then again 13, then again 14, then again 15। ठीक है, इस तरीके से आपने डेटा दे दिया, कॉमा लगाते हैं और इस डेटा को उठा के कर देते हैं कॉपी पेस्ट, क्योंकि इसी तरीके का एक और बनाना है ग्रुपिंग में। इसको दे देता हूं मैं नाम S2। ठीक है, इसकी वैल्यू कर देते हैं, सब में लगा देता हूँ 2, 22, 23, 24, 22, 23, 24। ठीक है, अब देखो भाई, अब बस तैयार हो जाओ देखने के लिए, तैयार हो जाओ फटाफट। अगर मैं डी को प्रिंट करूं तो क्या आउटपुट आएगा, डी को प्रिंट करूं ये आएगा। सहमत है कि नहीं सहमत है डी पे, क्या मेरा डी पे यही आउटपुट आएगा कि कुछ और आएगा। यही आएगा बेटा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है जो 0 1 2 से 0 से लेके 6 तक है। पहला कॉलम नेम था तो नेम की वैल्यू आ गई, दूसरा कॉलम S1 था, तीसरा कॉलम S2 था। इन सभी की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, आपने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। क्लियर है सभी को इतना। अब देखो इस पे कैसे करेंगे ग्रुपिंग फर्दर, देखो मैं लिखता हूं एक
एक दूसरा बना लेता हूँ, डी डी नाम से बनाया है ना, अब बना ये इसे कर देता हूँ D1, ठीक है। अब एक नीचे बना लेता हूँ D2 नाम से, ठीक है। D2 इक्वल टू मैं लिखता हूँ क्या है, D1 जो आपने डेटा फ्रेम बनाया, डॉट ग्रुप बाई करना है आपको, GROUP, ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई किसके बेसिस पे करना है, किस कॉलम के बेसिस पे करना है, वो कॉलम का नेम आपको बताना पड़ेगा कि किस कॉलम के बेसिस पे आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। कौन कौन से कॉलम थे आपके पास में, नेम था, S1 था, S2 था, ये 3 कॉलम थे। अब देखिए किसके बेसिस पे कर सकते हैं हम लोग, क्यों ना ए के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दें, कि जो रेस्ट ऑफ द 2 कॉलम है S1 और S2, अगर दोनों में जहां कहीं भी ए अगर उसके रेस्पेक्ट में है तो उसके साथ में क्या क्या वैल्यू है, लाइक कानपुर से जितने लोग हैं उनका डेटा, लखनऊ से जितने लोग हैं उनका डेटा, इस तरीके की ग्रुपिंग अगर मैं करना चाह रहा हूं तो कैसे करेंगे। D2 इक्वल टू D1 डॉट ग्रुप बाई, ग्रुप बाई में, अब ग्रुप बाई में आपको पास करना है उस कॉलम का नेम, उस कॉलम का नेम, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेम ही नेम है, कॉलम का जो नेम है वो खुद नेम है, NAME। यहाँ पे जो भी आपके कॉलम का नेम होता है वो आप लिखते, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम ही कॉलम दे दिया है तो वही लिख देना है आपको। इसके बेसिस में आपको करनी है ग्रुपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D2 लिख के कर दिया इंटर। क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट कर दिया है, लेकिन अभी उसका ऑब्जेक्ट का डेटा इसने आपको शो नहीं किया। यहाँ पे अब डेटा शो कैसे होगा, फॉर लूप लगा के डेटा शो होगा ग्रुपिंग के बाद में। देखो ग्रुपिंग के बाद में डेटा जो है फॉर लूप लगा के शो होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर x, y इन D2, फॉर x, y इन D2। नीचे आते हैं, प्रिंट x लिख दिया मैंने, प्रिंट y लिख देता हूं, ठीक है। फिर एक नॉर्मल स्पेसेस के लिए मैं प्रिंट x कर स्पेस कर देता हूं, ठीक है। देन इतना लिखने के बाद में फिर इंटर कर देते हैं। अब देखिए ग्रुपिंग कैसे हो रही है, आपको ग्रुपिंग होती हुई दिख रही होगी। देखिए हमने किस कॉलम के बेसिस पे भाई साहब ग्रुपिंग करी थी, किस कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग करी थी। अगर ये स्पेसेस आपको सही ना लग रहा हो तो मैं इसे हटा सकता हूं, ठीक है। देखो भाई, कॉलम के एक नेम नाम का कॉलम था जिसमें A B C D इस तरीके का डेटा था, ठीक है। देखो तो अब क्या क्या आ रहा है यहाँ पे ऊपर, उस कॉलम के अंदर जो डेटा था, तो ए पे किसकी किसकी, तो ए है आपकी, ग्रुपिंग के लिए आपने किसकी कौन सी की यूज कर ली, ए यूज किया है। तो ए पे क्या था, 0th इंडेक्स और 4th इंडेक्स पे ए था। ऊपर डेटा पे आ जाओ, ऊपर ओरिजिनल डेटा कहाँ गया, ओरिजिनल वाला हटा दिया था क्या। देखो ओरिजिनल डेटा पे आ जाओ, 0th और 4th इंडेक्स पे ए है, 0 वाले पे ए है और 4th वाले पे ए है, दोनों पे ए आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। अगर दोनों पे ए दिख रहा तो ए के बेसिस पे, नेम वाले कॉलम पे जो वैल्यूज है इनके बेसिस में आपको ग्रुपिंग करनी थी। तो देखो भाई, ए के बेसिस पे 0 और 4 पे ए था, तो उनके रेस्पेक्ट में S1 और S2 कॉलम की जो भी वैल्यूज है उन दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर बी लिखा, तो पहले ए का डेटा आ गया ग्रुपिंग के बाद में, अब किसका डेटा आया, बी का डेटा। तो जैसे मान लो पहला डेटा आ गया कानपुर का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कानपुर के कौन कौन से लोग हैं, उनका नाम और उनका पता आ गया। फिर दूसरा, अब लखनऊ के लोगों का डेटा आ गया। इस तरीके से बी का डेटा है, फिर सी का डेटा है और डी का। तो चूंकि डी जो है वो यहाँ पे केवल एक बार आया है, ये देखिए डी जो है इस नेम वाले कॉलम में एक बार आया है, इसलिए उसमें केवल एक डेटा है, बाकी में सब में दो दो डेटा है, क्योंकि सारी चीजें 2 बार आई हैं। ये चीज आपको क्लियर है, समझ में आई है कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं भाई। एक्स और वाई में बेटा एग्जैक्टली आ रहा है, जब हमने ग्रुपिंग कर दी है तो उसके रेस्पेक्ट में S1 और S2 की वैल्यू आ रही है, S1 और S2 की वैल्यूज आ रही है, ठीक है।
S1 S2 जो आपके कॉलम थे उनकी वैल्यूज आ रही है, क्योंकि ए तो स्टैटिक है, ए फिक्स हो गया। तो पहले उसने क्या किया कि ए ढूंढा, तो सबसे पहले तुमने ग्रुपिंग नेम के नाम पे करी, तो उसने देखा कि ए कहाँ कहाँ पर है, तुमने ग्रुप बाई लगाया है, तो ए के बेसिस पे ग्रुप बनाने हैं उसको। ग्रुप बनाता चला जाएगा, जहां जहां पे उसको ए मिलता जाएगा, जहां जहां पे उसको ए दिखता जाएगा। ठीक है भाई, ये क्लियर है? लेफ्ट मोस्ट वैल्यू समझ में नहीं आई। लेफ्ट मोस्ट बेटा आप इसकी बात कर रही है कि 0 और 4 की? 0 और 4 तो इंडेक्स है, 0 और 4 आपको इंडेक्स इसमें दिखा रहा है। देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे एक ए था और 4th इंडेक्स पे ए था, तो वही तो दिखा रहा है कि इन इंडेक्स इंडेक्स को प्रिजर्व कर रहा है। पहले ओरिजिनल डेटा में से इंडेक्स को प्रिजर्व कर रहा है। ये देखो 0 और 4 जो है ये इंडेक्स से उठा रहा है, तो ओरिजिनल इंडेक्स, इसलिए मैंने आपको ऊपर भी दिखाई है प्रिंट करके। ठीक है, ये नेम कॉलम है, जो कि नेम कॉलम में डेटा सेम है, ए इसी के बेसिस पे ग्रुपिंग है। और S1 S2 क्या है कि ए के रेस्पेक्ट में S1 और S2 की जो वैल्यू है उसको ग्रुपिंग कर रहा है। ठीक है माधवी, क्लियर है भाई? ये चीज क्लियर हुई? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। जो जो आपने एक चीज पास करी है वो गौरव क्या नाम है तुम्हारा, वो बेटा जो आपने पास करा है वो इंडिविजुअल एक ग्रुप का डेटा दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो आपने लिखा है वो इंडिविजुअल किसी एक ग्रुप का डेटा शो कराने के लिए ये चीज हम लोग करते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आकाश ने पूछा, अच्छा ठीक है, देखो देखो भाई आकाश साहब, आकाश जी देखिए, मैं आपको शो करा देता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। इसी के जस्ट ऊपर एक सेल ले लेते हैं, इसी के ऊपर की सेल में मैं आपको डेटा शो करा देता हूँ, देखिए। D1 डॉट, अब देखिए ये हटा दीजिए। अगर मुझे ये करना है, एक नया डेटा फ्रेम जैसा क्रिएट नहीं करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं ये करता हूँ कि D1 में से, देखो जो मेरा डेटा फ्रेम है D1 डॉट, यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ D2 नाम का एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं D1 डॉट गेट ग्रुप, ठीक है, और ग्रुप में मैं उसको पास कर दूं जिसके बेसिस पे मुझे ग्रुपिंग करनी है, तो मान लो मैंने पास कर दिया यहाँ पे ए। आपको केवल ए का डेटा देखना है, बाकी सबका डेटा आपको नहीं देखना है। ठीक है, ये लिख के एंटर कर देते हैं। क्या कर रहा है भाई? E1 इज नॉट, क्या कर रहा है? क्या करो, D2 लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये है जो, ये देखो भाई यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले क्या था कि इसी जो प्रीवियस हमारा डेटा फ्रेम था उसी डेटा फ्रेम का नाम यूज कर लिया था, इसी वजह से एरर आई थी। ठीक है, क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग था। देखो D2 डॉट गेट ग्रुप ए, तो गेटिंग हमने क्या किया है कि यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं ऊपर के डेटा फ्रेम में, और मुझे केवल क्या चाहिए, ए। ए पे जहां पर भी कानपुर है, मान लीजिए जहां पे ए है, तो उसका क्या डेटा है आपको इस तरीके से शो कर देगा। आप इसमें से बहुत से और भी चीजें कर सकते हैं कि मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे पांडाल में, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए एकदम रिलायबल है। हम लोग उसको उससे करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, और उसमें एक डिस्क्राइब नाम का फंक्शन होता है, जो कि सारी चीजें हमें दे देगा कि मीडियम क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, 75% वैल्यू क्या है, 25% वैल्यू क्या है, 50% वैल्यू क्या है, सम क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्क्राइब फंक्शन यूज करते हैं, वहां से फिक्स करेंगे, जिसमें सारी वैल्यू एक साथ हमें मिल जाएंगी। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि रीशेप कैसे करेंगे, किसी एक 2D डेटा फ्रेम को 1D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर मेल्टिंग कैसे करेंगे डेटा फ्रेम्स। फटाफट देखते जाइए भाई।
बिना किसी आलस्य के, आलस नहीं करना है किसी को, मेल्टिंग कैसे करनी है, और ज्यादा तो नहीं हो रहा है समझने के लिए, क्यों भाई, ओवर तो नहीं हो रहा किसी को, सामने दिख रहा है, कम क्वेरी जैसी है, बेसिक सी, बस बेसिक सा है। बोलो भाई, क्या कहते हैं आप लोग, आवाम क्या कहती है? ठीक है, निरंजन कह रहे हैं कि नहीं नहीं बस करो, अब कल पेपर है, कल पेपर है, कल पेपर है माध्यमिक का भी, नहीं हो रहा ओवर सर, खुशी कह रही है, बेसिक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है बस, ठीक है, बेसिक बिल्ट इन फंक्शन है बस, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बता देते हैं, आज की 10 मिनट की क्लास और कर लेते हैं, कल पेपर है, ठीक है। करण वीर कह रहे हैं कि बहुत फास्ट हो रहा है सर, बहुत तेज चल रहा है सर, एक बार लास्ट वाला कोड दिखा दीजिए। करण वीर बेटा, क्योंकि टाइम कम है और चीजें बहुत करनी है, अगर मैं कोई चीज छोड़ दूंगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने छोड़ दी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो फिर कहाँ से देखोगे? पेपर है, वैभव उपाध्याय कह रहे हैं पेपर है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक छोड़ूंगा तो फिर वो दिक्कत होगी, ऐसे क्या है कि आपको कम से कम आइडिया है, आप बाहर से देख सकते हो, रिकॉर्डिंग है फिर से जाके देख सकते हैं, माधवी उस पर अपडेट करती हैं, आप वहां से रिवीजन के लिए देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिंक्डइन आईडी से, तो आपको कम से कम चीजें रहेंगी तो। चलो भाई देखो, फटाफट देख लो, ठीक है। अब देखो आपको मेल्ट फंक्शन में बताता हूँ, MELT मेल्ट फंक्शन, देखो मेल्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिकली 2D डेटा को एक ये समझ लो कि 1D में कन्वर्ट करेगा, देखो कैसे कन्वर्ट करेगा, मेल्टिंग कैसे करते हैं, जैसे मेल्टिंग होती है ना, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघला देना, किसी चीज को घुला देना, उसी तरीके से ये मेल्टिंग होती है, देखो इंपोर्ट पांडास एज PD, आप नीचे आ जाइए, एक D1 इक्वल्स टू, एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, PD.डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद में डेज, डेज नाम का एक कॉलम बनाते हैं, और डेज नाम के कॉलम में कुछ वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कि डेज नंबर है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है भाई, ये आपके मान लीजिए डेज हैं, ठीक है। इन डेज के रिस्पेक्ट में अब मैं दो सब्जेक्ट ले लेता हूं, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लेता हूं, एक मैथ का सब्जेक्ट ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश में डे 1 पे जब आपका पेपर हुआ तो आपके 10 मार्क्स आए, डे 2 पे 12, डे था उस पे फिर आपके 14 आए, फिर उसके बाद में आपके 15 आए, फिर 16 आए, फिर देन अगेन 12 आए, ये आपके मार्क्स आए इंग्लिश में डे के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ मैथ का, MATH मैथ, मैथ में आप आते हैं, मार्क्स क्या क्या है, 17 है, 18 है, 19 है, 13 है, 14 है, 16 है, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गए आपके मैथ्स के मार्क्स, ये बंद किया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। बेसिक सा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, अगर मैं D1 को प्रिंट कर दूं, अगर D1 को प्रिंट कर दूं तो ऐसे दिखेगा, सबको पूरा भरोसा है। अच्छा, अब कितने लोग ऐसे हो जो 2D डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे एटलीस्ट, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई 2D डेटा फ्रेम गलत कर देगा? थैंक यू आयुष्मान, ठीक है। 2D डेटा फ्रेम तो बेटा क्रिएट कर ही लेंगे अब तो, मुझे लगता है, ठीक है, सभी लोग क्रिएट कर लेंगे। अब देखो, यही 2D डेटा फ्रेम है, आपने PD.डेटा फ्रेम करके लिखा और उसके अंदर इस तरीके से कॉलम करने और उसकी वैल्यूज पास कर दी, 2D डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, बेसिक सी चीज है एकदम। अब देखो यहाँ पे कैसे आपको करनी है मेल्टिंग, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं PD
इनबिल्ट पहले से बना हुआ फंक्शन है मेल्ट, MELT। इसमें आपने वैल्यू पास कर दी D1 जिसको आपको मेल्ट करना है। तो मान लीजिए मुझे डेटा फ्रेम 1 को मेल्ट करना है, PD.melt में मैंने लिखा D1 और इसको इंटर कर देते हैं भाई। अब देखो कैसे मेल्टिंग हुई है। दिख रही है कुछ होती हुई? देखो जितने भी सारा का सारा डेटा एक में कैसे आ गया देखो। पहले क्या किया इसने, आपके पास में कितने थे, 6 डेज। तो उन 6 डेज को, 0 से लेके 5 तक डेज जा रहे हैं, तो ये तो 5 हो गए, एक 0 को ऐड कर लोगे टोटल 6 डेज हो गए। तो डेज 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 करके 6 बार इसने डेज वाले कॉलम को लिखा और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है उसको लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद में देखो पहले इस डेटा को लिखा, तो पहले क्या किया, डेज कॉलम का नेम और पहली वैल्यू, फिर नीचे आया डेज कॉलम का नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर नीचे आया कॉलम का नेम उसकी वैल्यू, ऐसे करके लिखता चला जा रहा है। अब क्या किया, जब ये वाला कॉलम पूरा कंप्लीट हो गया, डेज वाले कॉलम का पूरा डेटा कंप्लीट हो गया, अब ईएनजी वाले कॉलम पे आया। अब ईएनजी वाले कॉलम पे क्या किया इसने, 6 डेटा उसमें था, तो ईएनजी 10 ईएनजी 12 ये मार्क्स है। ठीक है। तो ईएनजी इंग्लिश का पूरा डेटा इसने किया, यहाँ पे आपने इंग्लिश का डेटा यूज कर लिया। ठीक है। ये बेटा यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं कि 2D से 1D, 1D से 3D। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग डेटा फ्रेम को, आप 2D डेटा से 1D डेटा की जरूरत पड़ सकती है कभी, उसी मतलब उसी लिए यूज है, और इसका कोई यूज नहीं है खास। ठीक है। कुछ कॉलम्स को मर्ज करना है, कुछ एक कई सारे आपके पास में कॉलम है, उन सबका डेटा को एक साथ नीचे लगाते चले जाना है, अपेंड करते हुए चले जाना है। ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटीज है जो कि मेल्ट फंक्शंस है, ऐसा करके और भी कई फंक्शनैलिटीज है इसमें। ठीक है। अब देखो, और आपसे ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यूअर भी पूछता है कि अगर आपने पांडास पढ़ा हुआ है तो आपसे पूछेगा कि आप मुझे पिवट फंक्शन बताइए, आप मुझे मेल्टिंग बताइए, आप मुझे ज्वाइन करके दिखाइए, मर्ज करके दिखाइए, कॉन्कैटिनेट करके दिखाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है आई लॉग। ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको आइडिया होगा कि आई लॉग क्या करते हैं, कि जब हम लोग कोई सीएसवी फाइल को लोड करते हैं तो सीएसवी फाइल में आई लॉग फंक्शन के थ्रू हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, और वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। सबसे ज्यादा आई लॉग पूछा जाता है आपसे पांडास में। दूसरा चीज आपसे पूछी जाती है, देखो रोहित को मना करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है। सो इंडेक्स बेसिस स्लाइसिंग है, एग्जैक्टली। तो आई लॉग है, फिर उसके बाद में आप लोग लिखते हैं कि फिल एनए। ठीक है। ड्रॉप एनए, ये सारी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, जब सीएसवी फाइल पे आएंगे। और आपने प्रोजेक्ट में लाइव इन चीजों का यूज भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें से एक फंक्शनैलिटी है मेल्टिंग की, रीशेप की, ये सारी फंक्शनैलिटीज है बेटा इसकी। इंटरव्यूअर भी आपसे पूछता है, अगर आप बोलेंगे कि आपको पांडास आता है तो आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आपने क्या लिखा कि डेटा फ्रेम को लिख लिया है, डेज इंग्लिश मैथ इसके बेसिस पे, और सारे के सारे कॉलम का डेटा आपको एक साथ शो करने लगा है, दिखने लगा है। ठीक है भाई। ये चीज, ये सभी को मेल्टिंग समझ में आ गई है, क्लियर है? इस पे मेल्टिंग पे कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? इसको लिस्ट में कैसे लेते हैं, मेल्ट करके? मेल्ट करके किसको लिस्ट में लेना है? डेटा फ्रेम को लिस्ट में लेना है? लिस्ट तो अलग ही होती है पाइथन में। ठीक है, आपको मैंने बेसिक इसका आइडिया दे दिया है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है पिवट फंक्शन। ठीक है। पिवट फंक्शन का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है?
फटाफट मैं आपको पिवट फंक्शन बता देता हूं सभी लोगों को। रीशेप, ठीक है। मेल्टिंग क्या करती है कि आपको 2D डेटा फ्रेम या किसी भी 3D 2D ही है जनरली, जितना भी डेटा फ्रेम्स है 2D डेटा फ्रेम्स को मर्ज करके सिंगल पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। 2D को मर्ज करके सिंगल पे 1D पे कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई। कर देंगे बेटा, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, पीवर्ड बता देता हूँ, फिर इसको चला देंगे, ठीक है। तो पीवर्ड नहीं छोड़ना चाहिए, तो कल CSV फाइल बतानी है, ठीक है। देखो, PIVOT पीवर्ड फंक्शन, FUNCTIAN फंक्शन टू रीशेप, reshape एनी डेटा फ्रेम। पिवट फंक्शन क्या किसमें यूज करते हैं, किसी भी डेटा फ्रेम को रीशेप करने के लिए हम लोग पिवट फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। रीशेपिंग से आपका क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूँ रीशेप से हमारा क्या मतलब है। देखो, इंपोर्ट इंपोर्ट पांडास एज PD, नीचे आ जाइए, एक D1 नाम से डेटा फ्रेम बनाते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम, नीचे आ गया DAYS डेज, और पहली वैल्यू में A दे देता हूं डेज में, ठीक है भाई। दूसरी वैल्यू मान लीजिए B, देन C, देन D, देन E, ठीक है। ABCDE ये मैंने लिखा, ठीक है। और या फिर डेज का डेटा यहीं से उठा लेते हैं, रुको रुको रुको, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो फिर से पूरा लिखने की नो नीड, नो नीड। कंट्रोल के साथ कंट्रोल भी कर लिया है। अब देखो, डीएस आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया, ये सारी चीजें आ गई है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टूडेंट नेम का भी एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम का भी एक कॉलम बना देते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स लिख देते हैं। सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास में, 2 सब्जेक्ट हैं, कितने स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ स्टूडेंट नेम, NAME, और डेटा को सोचना सोचना ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग जाता है। ए नाम का एक कर देते हैं, दूसरा बी नाम का कर देते हैं, तीसरा सी का, डी का। अब देखो, क्योंकि आपके पास में 2 सब्जेक्ट हैं, और 2 सब्जेक्ट के लिए मैं ये करता हूँ कि केवल 2 स्टूडेंट को रख लेता हूँ, ए और बी 2 ही स्टूडेंट रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए कर देते हैं, यहाँ से फिर से मैं बी कर देता हूँ। अब देखना कि कैसे यहाँ पे रीशेप होता हुआ आपको डेटा दिखेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ए कर देते हैं, स्मॉल ए उसी स्टूडेंट सेम स्टूडेंट का डेटा है, देन अगेन स्मॉल बी का डेटा है। ये डेटा हो गया, बाहर आइए, नीचे आ जाइए। अब पिवट करते हैं D1 डॉट, पिवट की वैल्यू देखना कैसे दिखेगी आपको होते हुए, ठीक है। PIVOT पिवट, पिवट में आ जाओ। सबसे पहले इंडेक्स आपको बताना है कि इंडेक्स में आप किसको रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इंडेक्स में अपने डेज को रखना चाहता हूं, ठीक है। आप जिसको भी इंडेक्स में रखना चाहें, आप अपने हिसाब से इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में ही इस चीज को मेंशन कर दें, और नीचे आके पिवट में बता दें कि मैं इसको एज अ इंडेक्स यूज करना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था 0 1 2 3 जो लिख के आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप उसको इंडेक्स लें, आप अपने हिसाब से इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे एज अ इंडेक्स मुझे चाहिए यहाँ पे डेज वाला, ठीक है, DAYS, डेज वाला जो कॉलम है ये मुझे एज अ इंडेक्स लिखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे मैंने बताया कि COLUMNS कॉलम्स में मुझे चाहिए, बताओ मुझे, ST नेम में कॉलम पे दे देता हूं। अब देखो, इंटर कर देते हैं भाई। अब एक बार देखना कि डेटा कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो। तुमने क्या क्या चीजें यहाँ पे पास करी थी, तुमने डेज दिया था, स्टूडेंट का नेम दिया था,
डेज था, स्टूडेंट नेम था, इंग्लिश और मैथ ये उसके सब्जेक्ट थे, ठीक है। ए बी ये था, देखो तो ए और बी दोनों का डेटा दिख रहा है इंग्लिश का, दोनों का इंग्लिश का डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपने, अगर आप केवल एक ही स्टूडेंट देते, अगर आप सब जगह पे केवल एक स्टूडेंट देते ए, तो उसी एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश और मैथ का डेटा कैसे करता। अब इसने क्या किया कि इंग्लिश के जो मार्क्स थे उनको दो स्टूडेंट में डिवाइड कर दिया और एक एक करके दोनों को देता जा रहा है। तो जो पहला 10 था ये इसने किसको दे दिया, स्टूडेंट ए को दे दिया। तो देखो पहला 10 स्टूडेंट ए को दे दिया, लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में इंग्लिश वाले के पास में दूसरा कोई डेटा नहीं जो बी स्टूडेंट को दे सके। तो बी को देने के लिए इंग्लिश के पास में कोई डेटा नहीं था। इसी तरीके से वही वही हाल मैथ का है कि मैथ ने क्या किया कि पहला जो 17 है वो किसको दे दिया, ए को दे दिया, और बी को देने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है, एन है, ठीक है, ये क्लियर है। अब जब दूसरा डेटा जो किसको जाएगा, क्योंकि आपने स्टूडेंट नेम में दो रखे हुए हैं, तो जो 12 है ये किसको दे दिया है, 12 इन्होंने बी को दे दिया, 12 किसको दे दिया है, बी को दे दिया। अब 12 दे दिया बी को, तो देखो बी के पास 12 दिख रहा है, लेकिन ए को देने के लिए इनके पास अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एन शो हो रहा है। इसी तरीके से 14 किसके पास जाएगा, ए के पास, 15 किसके पास जाएगा, बी के पास। इस तरीके से यहाँ पे डेटा की रीशेपिंग होती है। अगर आप सेम स्टूडेंट का नाम देंगे तो आपको सब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, देखिए सेम स्टूडेंट ही कर देते हैं, ए ही कर दें अगर, देखो कैसा दिखेगा, ये देखो, अगर स्टूडेंट नेम सेम कर दें, अब देखो एक ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम क्या है ए, सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है मैथ। पहले यही डेटा आपको कैसे शो कर रहा था, इस तरीके से, अच्छा इसका 2D ने दिखाया था, ठीक है चलो देखो, इंग्लिश पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ है, और स्टूडेंट का नेम ए है। तो स्टूडेंट नेम क्या है आपका एज अ कॉलम आ गया, क्योंकि कॉलम में आपने क्या दे रखा है, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पर आ गया ए। स्टूडेंट ए का इंग्लिश के मार्क्स ये लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ए के मैथ के मार्क्स ये लिखे हुए हैं, और साथ में डेज यहाँ लिखा हुआ है। तो डे 1 पे जो इनका एग्जाम हुआ तो इनके 10 मार्क्स आए, और मैथ में 17 आए, फिर 12 आए, फिर 18 आए। इस तरीके से आप देखिए डेटा की रीशेपिंग अपने हिसाब से जैसे चाहे, जितने कॉलम चाहे आप बना सकते हैं, उनमें ऐड कर सकते हैं नई चीजें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एनएएन का मीन्स होता है कि जहां पे कोई वैल्यू उसके पास शो करने के लिए नहीं है बेटा, वहां पे एनएएन लिखता है, ठीक है, बस आप ये समझो, नॉट अ नंबर, ठीक है। बोलो बोलो। एनएएन का मतलब होता है कि नॉट अ नंबर, जहां पे इनके पास में कोई डेटा शो करने के लिए नहीं है, तो वहां पे नॉट अ नंबर एनएएन शो होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, तुम लोग निकल गए। क्लियर भाई वैभव, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीएसवी डेटा को अपलोड करेंगे, ठीक है। सर प्रीवियस वाला आउटपुट शो कर दीजिए, शो कर देता हूँ। कल की क्लास में हम लोग सीएसवी डेटा को अपलोड करेंगे, तो मैं कोई डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए पहले से कोई डेटा एक सेट प्रिपेयर कर लूंगा, जो जिसमें कि आपको दिखा सकूँ सारी चीजें उसमें, मतलब उसमें एरर्स भी होनी चाहिए, तभी आप सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें की सारी फंक्शनलिटीज आपको एक ही डेटा सेट से सिखाई जा सके, ऐसा कोई डेटा सेट लेके मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा, ठीक है। कोड को रन करा दो बेटा, कोड रन ही तो हुआ है ये। अच्छा ये क्या लिखे हो, अभिषेक ने क्या लिखा, वेदर डेटा फ्रेम, सिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेदर कॉन्कैटिनेट पे है तुम्हारा इशू, क्या है, कहाँ गया, वेयर इज द चैट सेक्शन। ये है इनका डेटा भाई, यूएस वेदर, और यूएस वेदर के डेटा पे पीडी एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। सिटी पे न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो, टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतनी है। अब इन्होंने क्या लिखा है, यूएस वेदर, और फिर उसके बाद में
कंट्रोल सी करके ऊपर जाओ, कंट्रोल वी कर देते हैं भाई। ठीक है। देन ये एफ क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्कैटिनेट वाले में तुम्हारा इशू है? कीज वगैरह लगाइए, क्या क्या लगाया है? दो डेटा फ्रेम है कहाँ इसमें? कॉन्कैटिनेट के लिए तो दो डेटा फ्रेम होने चाहिए, दो डेटा फ्रेम ही नहीं है इसमें तो। ये क्या है भाई? सर रन तो करो, मैं बताता हूँ। अच्छा, डीएफ होगा सर, कहाँ पे डीएफ होगा भाई? क्या डीएफ होगा? श्वेता विश्वकर्मा, रन करा देता हूँ भाई। हाँ बोलो। रन करा दिया। एफ के प्लेस पर यहाँ पे तुम करो डीएफ होगा। अभिषेक कुमार बेटा, तुम कॉन्कैटिनेट कर रहे हो तो यूएस के वेदर का डेटा यहाँ पे, यूएस का वेदर आ गया। और इंडिया वेदर का डेटा कहाँ है? इंडिया वेदर का डेटा फ्रेम कहाँ पे क्रिएट है? तो एक बार में भेजो ना यार, अलग अलग भेज दो तुम। वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया वेदर तो है ही नहीं इसमें, तो रन कैसे करेगा? ये एरर तो आएगी ही। कंट्रोल। बेटा बस सर का फोन आने ही वाला है, तो फटाफट बंद करो। इंडिया वेदर का डेटा आ गया, अब वो कहाँ गया? पुराना वाला डेटा आपका। इंडिया वेदर डेटा आ गया, दूसरा वाला डेटा कहाँ गया, यूएस वेदर का? फिर उसको रन कराते हैं। ठीक है, तो यूएस वेदर आ गया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम में बनाया इन्होंने, पहला कॉलम बनाया सिटी से, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑरलैंडो, टेम्परेचर आ गया भाई। ठीक है। और दूसरा बना दिया ह्यूमिडिटी से, डेटा फ्रेम को बंद कर दिया। इंडिया वेदर बनाया, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, सिटी। ठीक है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट कॉन्कैटिनेट इंडिया वेदर। ये आ गया। ठीक है। ये आ तो रहा है, इसमें क्या एरर आ रही है? कॉन्कैटिनेट होकर दिख तो रहा है यार। एक ही इसके इंडेक्स तो फिक्स कैसे करेंगे? किस इंडेक्स को? अच्छा ये 012 012, बेटा ये इंडेक्स को तुम फिक्स कैसे करोगे? ये तो या तो तुमको मैंने बताया हुआ है कि तुम एक्सेस करके या तो इसके साथ में ले लो। ठीक है। और वरना 012 012 इसलिए आएगा क्योंकि कॉन्कैटिनेट में डेटा ऐसे ही आता है, एक से दूसरा डेटा जाके मर्ज होता है। इसलिए तो ऊपर का जो 012 है, ये पहले डेटा फ्रेम का डेटा है, नीचे वाले का है जो दूसरे डेटा फ्रेम का डेटा है। वो ऐसे ही आएगा। अगर आप एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख दो यहाँ पे, तो ये एक साथ आपको दिखने लगेगा, कॉमा ए एक्स आई एस इक्वल्स टू 1 लिख दो। अब देखो तो ये एक साथ आ जाएगा। एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख दोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। तो ये तुम्हें ऐसे दिखने लगा। ठीक है, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, सिटी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। अब आपको ऐसे दिखने लगा डेटा फ्रेम का, देखो ये पहला डेटा फ्रेम का डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा फ्रेम का डेटा हो गया, दोनों आ गए इसमें। ठीक है।
सर हम तब प्रोजेक्ट में कब तक पहुंच जाएंगे? प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देंगे मंडे से, ठीक है। मुंबई, अच्छा अच्छा अभी मैंने नहीं लिखी भाई, मैंने नहीं लिखी है। मुंबई की अटेंड स्पेलिंग मस्त लिखी है, मुंबिया। सर अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिए। जी जी सर, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखो ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अभी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से बेटा। और मंडे से डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि 2 दिन डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग एल्गोरिदम्स पे आ जाएंगे। अगर आपको इंडिविजुअल कोई कुछ एक दो एल्गोरिदम्स पढ़नी हो तब तो फिर 2-3 दिन का ही काम होता है। लेकिन कई सारी एल्गोरिदम्स पढ़नी होंगी तो फिर वो टाइम टेकिंग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि एल्गोरिदम्स को पढ़ना है फिर उसके बाद में उसमें। लेकिन वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप सब लोगों के, आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है, आप सभी लोगों को एग्जाम भी होने वाले हैं, सेमेस्टर के एग्जाम्स भी हैं, तो आप लोग बहुत बिजी हैं। डेली 2 घंटे बैठ पाना इतना इजी नहीं है, आई नो। सर बीच में हमारे एग्जाम्स भी होंगे, आई नो एग्जाम्स हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। अटेंडेंस लिंक आ गया है, सभी लोग अटेंडेंस फॉर्म जरूर सबमिट कर दें। मेक श्योर कि आप लोग अटेंडेंस टाइम पे भरें। अटेंडेंस बेटा फिल कर दो, चलो ठीक है। बाय, गुड नाइट, हैप्पी लर्निंग। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।